जय हिंद दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली और मुंबई में जो जीपीएस स्पूफिंग हुई थी वो एक्सटर्नल फोर्सेस ने कराया, और आज पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमारे दुश्मन ने भारत के एयरपोर्ट के पास जीपीएस स्पूफिंग की थी। तो ये कंफर्म हो चुका है। इसके बारे में आज कुछ हम बात करेंगे। और चाइना इस समय क्या भारत का इंटरनेट केबल को कट करने के लिए सर्वेलेंस कर रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर? जी हां, एक्सक्लूसिव ये मैंने कुछ चीजें डिग आउट की हैं और आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी से जुड़ी हुई नोटैम का जो खेल चल रहा है भारत का, कल मैंने बोला था कि नोटैम कैंसिल कर दिया, आज भारत ने वापस बे ऑफ बंगाल में नोटैम जारी कर दिया। और इतना ही नहीं, आज भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल भी लॉन्च कर दिया बे ऑफ बंगाल में। जी हां, यह भी बहुत बड़ा आज घटना हुआ है यहां पे। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो रहे हैं इनफैक्ट इस समय, और कुछ और बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं आज। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। कि सबसे बड़ी इस टाइम की जो खबर है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पार्लियामेंट के अंदर, जब उनको एक प्रश्न पूछा गया था, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी राज्यसभा में, उनको जब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये जीपीएस इंटरफेरेंस जो चल रहा था वो चीज क्या है, तो उन्होंने बताया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए जो है, उन्होंने भी ये बात कंफर्म किया कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स, इनफैक्ट दिल्ली मुंबई नहीं, इनफैक्ट अमृतसर और कोलकाता और कुछ और एयरपोर्ट्स में भी जो जीपीएस की स्पूफिंग हुई थी, दिल्ली के रनवे नंबर 10 में ये चीज़ स्पेसिफिकली हुआ था। और उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 से डीजीसीए ने एक नोटिस जारी किया था कि पायलट्स को इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर अगर स्पूफिंग होता है उनको इमीडिएटली वो रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को। ये बात का खुलासा आज पार्लियामेंट के अंदर हुआ। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सिर्फ मुंबई दिल्ली ही नहीं, कोलकाता, अमृतसर, बैंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट में भी ये इंस्टेंसेस देखी गई हैं। बहुत ही गंभीर विषय है, आज ये चीज़ का खुलासा हुआ है। लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट इस समय कर क्या रहा है? उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इस समय जो हमारा वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है, इस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इस टाइम पे चल रहा है और उन्होंने अब एडिशनल रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर दिया है पूरे फास्ट पेस में इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भारत में ये कैसे हो गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग के अंदर आता है, जो डीओटी के अंदर है। और इनका जो काम होता है मैं आपको बता देता हूं, स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग करते हैं, ये इंटरफेरेंस डिटेक्शन करते हैं, रेडियो सर्वेलेंस सपोर्ट वगैरह ये करते हैं। और इस समय भारत के अंदर 30 परमानेंट मॉनिटरिंग स्टेशंस डिप्लॉय किए गए हैं। कहीं पे भी अगर जीपीएस स्पूफिंग होता है तो ये 30 परमानेंट मॉनिटरिंग स्टेशंस उसको मॉनिटर करेंगे। और मोबाइल मॉनिटरिंग यूनिट्स भी भारत के अंदर तैनात हैं जो इस समय ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और रिमोट टर्मिनल्स भी हैं। और ये जो एजेंसी है ये इसको इस समय इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये चीज का खुलासा यहां पे हुआ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एनसीआईआईपीसी और इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने ऑलरेडी काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय कर दिया। देखिए, अभी यहां पे क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि ये जो ऐसा टाइप का जीपीएस स्पूफिंग की जो टेक्नोलॉजी है ये ना पाकिस्तान के पास है और ना ही इस समय भारत के पास इतना लार्ज स्केल में जीपीएस स्पूफिंग का माना जाता है, पब्लिकली अवेलेबल डोमेन में है। तो ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास है और यूएस के पास है और रशिया के पास है। बाकी आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस समय कौन कर सकता है। देखिए, मैं आपको वापस थोड़ा रिकैप बता दूं। पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था, डिटेल में बात किया था इसके बारे में उस टाइम पे जब ये हुआ था। मैं वापस बता देता हूं थोड़ा कि
जीपीएस स्पूफिंग अगर आपको करना है तो इसके दो तरीके हैं, सैटेलाइट बेस्ड और नॉन सैटेलाइट बेस्ड। अब सैटेलाइट बेस्ड तो आपको मैं लेमन टर्म्स में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इसकी टेक्नोलॉजी तो सिर्फ चाइना और यूएस के पास है इस टाइम पे, ऐसा माना जा रहा है। रशिया के पास भी अनकन्फर्म्ड है सैटेलाइट बेस्ड इस टाइम पे है कि नहीं। और बाकी ओशन बेस्ड जो होता है उसकी रेंज जो है इस समय पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर तक का है, भारत के पास माना जाता है पब्लिक डोमेन में 40 किलोमीटर्स तक का है ओशन बेस्ड। लैंड बेस्ड भी भारत का अप्रोक्सीमेटली 25-30 किलोमीटर्स का है। तो अगर इस प्रकार का मतलब अगर आप 60 स्क्वायर किलोमीटर्स का अगर आपको करना है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मल्टीपल डिवाइसेस आपको डिप्लॉय करने होते हैं। तो इस समय हमारे गवर्नमेंट को चेक कर, आई एम श्योर हमारे एजेंसीज चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे ये जो डिवाइसेस हैं डिप्लॉयड थे, क्या कोई 0.5 फ्रंट भारत के अंदर एक्टिव है, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस है भारत के अंदर, कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर ये डिवाइसेस डिप्लॉय की गई हैं और ये हरकतें वो कर रहे हैं। क्या टेररिस्ट्स ने ये डिवाइसेस को भारत के अंदर स्मगल कर लिया है? इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड आई एम श्योर हमारी एजेंसीज इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये मैंने उसी दिन आप लोगों को बोल दिया था। बहुत लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स में उस दिन लिखा था कि नहीं ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ये तो हमारा, उस टाइम पे त्रिशूल एक्सरसाइजेस भी चल रहे थे, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि नहीं ये हम ही कर रहे हैं। तो देखिए ये मैंने उसी टाइम पे आपको कहा था। तो यहाँ पे अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, तो अब 0.5 फ्रंट इसमें इन्वॉल्व है या बाहरी ताकत सैटेलाइट के द्वारा कर रहे हैं। मैं अभी ये चीज़ के अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है इसमें ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो सैटेलाइट बेस्ड हुआ है यहाँ पे या 0.5 फ्रंट का इस्तेमाल किया गया है। बाकी बॉर्डर के आसपास तो हम लोग गार्ड कर रहे हैं, तो कोई ऐसा कर नहीं सकता। तो इस विषय पे इसके बारे में इस अपडेट वीडियो में मैं बात नहीं करूँगा, अलग से इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन और भी बहुत सारे आज अपडेट्स हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर तो यह है ही नहीं जीपीएस स्पूफिंग वाला स्कैंडल। बड़ी खबर तो यह है कि क्या चाइना कोई बड़ा गेम इंडियन ओशन में कर रहा है। ये थोड़ी सी मेरी पर्सनल एनालिसिस है जो मैंने किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उससे पहले मैं बता दूं, वापस जो है नोटैम जो है भारत ने रिएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन इस बार कुछ अलग डायमेंशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। 11 दिसंबर को ये नोटैम जो है जारी किया गया है, 1000 किलोमीटर्स का लेंथ है। सी लॉन्च्ड मिसाइल एक्सपेक्टेड है, जैसा हमें पहले लग रहा था कि सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल हो सकता है इस बार, ये बैलिस्टिक मिसाइल शायद ना हो, क्योंकि इसका जो रेंज है इस टाइम पे 1000 किलोमीटर है। हालांकि डोंट बी सरप्राइज, कल अगर एक और नोटैम इशू हो और ये 1000 से कब 2500 आज के टाइम पे बन जाता है, ये हमें नहीं पता। चाइना के जहाज जो है कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। शी जिनपिंग को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरे जहाज को मैं भेजूं नहीं भेजूं, क्या करूं। तो अब फिलहाल कुछ चाइनीज रिसर्च वेसल्स निकल रहे हैं इंडियन ओशन से, कुछ अभी भी हैं। तो इंटरनेट केबल को लेके क्या चाइना यहाँ पे कुछ कर रहा है ऐसा, इस चीज़ को थोड़ा हम एनालाइज करते हैं। अभी देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में आपको मैप बता दिया था। ये देखिए इंडियन ओशन में चाइनीज स्पाई शिप्स थे, राइट। अब इसमें से देखिए, वैसे तो 4 शिप्स हैं, लेकिन इनमें से अगर आप एक शिप को अगर आप ध्यान देंगे, उसका नाम शेन हाई ई याओ, ये जो शिप है इसके अंदर मैन्ड डीप सबमर्सिबल है। मतलब देखिए, वैसे तो ये सारे रिसर्च शिप्स हैं नाम के लिए, लेकिन आपको पता ही है, जो अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, चाइना में ऐसा कुछ नहीं होता सिविलियन और मिलिट्री, सब कुछ हाइब्रिड होता है। तो यहां पे शिन हाई यो जो है, इसके अंदर एक मैन्ड डीप सबमर्सिबल है। मतलब ये शिप के अंदर एक मिनी सबमरीन समझ लीजिए लेमन टर्म्स में, वो है, और जो पानी के अंदर जाता है। और ये जो है ये वेस्ट इंडोनेशिया से आ रही थी, इंडियन ओशन में अभी भी है, इनफैक्ट अभी भी है इस समय मौजूद। तो ये जो सबमर्सिबल है ये कुछ ऐसे दिखती है, मतलब ऐसे दिखती है। अब आपने डिफरेंस नोटिस किया, ये इसका नाम है शिन याओ। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में इसकी एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी, जहां पे ये जो सबमर्सिबल का डिजाइन है, ऑब्वियसली वो लोग शेयर करते हैं। अभी बार बार तो सबमर्सिबल डिजाइन नहीं करेंगे, तो सेम चीज वो मल्टीपल शिफ्ट्स में यूज करेंगे। तो ये जो रिसर्च वेसल का फोटो आप देख रहे हैं, तो ये इनका रिसर्च वेसल है जो इस समय भारत के इंडियन ओशन में है, राइट। और इनका रिसेंटली एक केबल कटर
शिप भी माना गया है, बहुत सारे वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर हुआ था, जहां पे अंडर सी केबल्स काटने की चाइना तैयारी कर रहा था साउथ चाइना सी के अंदर। और वो जो केबल कटर शिप था उसके अंदर भी यही सेम टाइप की सबमर्सिबल मैन्ड डिवाइस था। तो यहां पे इस समय इंडियन ओशन रीजन में अगर आप मैप देखेंगे, ये केबल का मैप है। और जो चाइना के जो स्पाई शिप्स हैं वो सिर्फ मिसाइल्स का यहां पे सर्वेलेंस करने के लिए नहीं है, वो तो एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। लेकिन इस बार जो स्पाई शिप आई है, मेजॉरिटी ऑफ देम वो अंडर वाटर सर्वेलेंस कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पहले जो सर्वेलेंस शिप्स आते थे वो मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए आते थे, वो शिप्स ही अलग थे, उनमें रडार्स लगे होते थे ऊपर। इस बार मैंने जो शिप्स देखे हैं यहाँ पे, जो वियॉन के आर्टिकल में भी है, यस इसमें कुछ शिप्स हैं जो मिसाइल के लिए भी हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ज़्यादातर जो शिप्स हैं वो अंडर वाटर सर्वेलेंस के लिए। अब अंडर वाटर सर्वेलेंस में ऑब्वियसली वो माइंस वगैरह भी सर्वेलेंस करते हैं, बहुत सारी इंडियन नेवी के भी एसेट्स हैं जो वो सर्वेलेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट केबल का यहाँ पे वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और उनके पास ये सब केबल कटिंग टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी उन्होंने इस्तेमाल किया है। और 4000 मीटर्स तक ये केबल कटिंग टेक्नोलॉजी चाइना के पास इस समय है। और ये काम चाइना ने ऑलरेडी साउथ चाइना सी में किया है। और भारत के जो केबल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुंबई और विशाखापट्टनम, ये 2 जगह हैं जहां पे भारत का केबल, इंटरनेट केबल्स का हब है। अब अगर कोई ये केबल डैमेज होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये हब से यूरोप में भी केबल जाता है और पूरे दुनिया में केबल्स यहाँ पे जाते हैं। तो ऐसी कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई चाइना इमीडिएटली करेगा, लेकिन वॉर टाइम में ये वन ऑफ द रिस्क एक्सपोजर है। इसके आगे मैं आगे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। जीपीएस स्पूफिंग उसने क्या, देखो वैसे तो चाइना को जीपीएस स्पूफिंग भी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि भारत की मिलिट्री जो है वो जीपीएस पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास और भी सिस्टम्स हैं, तो कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उसको अचीव होना नहीं है। तो उसी तरह इससे भी कोई इमीडिएट बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव होगा, लेकिन ये उनकी कैपेबिलिटी दिखाता है। देखिए 2 चीज़ होती है ना, कैपेबिलिटी और इंटेंट। ये मैं अभी कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन भारत कैपेबिलिटी की बात करो तो भारत ने आज ब्रह्मोस का शोकेस कर दिया है। हमारे सदर्न कमांड ने आज चेतावनी दे दी है, ब्रह्मोस का कॉम्बैट लॉन्च हुआ है बे ऑफ बंगाल में। अभी अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले पोस्ट किया है, तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। यहाँ पे सदर्न कमांड ने ब्रह्मोस का टेस्टिंग की आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लॉन्चर है, ये टेस्टिंग हुई है। इनफैक्ट वीडियो भी साथ में, थोड़ा छोटा सा वीडियो है, देख लेते हैं। छोटा वीडियो है, देख लेते हैं। 3, 2, 1. वाओ, मजा आ गया ये देख के। 280 किलोमीटर्स का इस समय रेंज है, 450 का एक्सटेंडेड रेंज है। ब्रह्मोस लैंड बेस्ड मिसाइल थी जिसकी आज कॉम्बैट लॉन्च हुआ है और बे ऑफ बंगाल में हुआ है। इसकी लोकेशन आप ध्यान से देखिए, किसके लिए मैसेज है, कंगलू के लिए है या पाकिस्तानी शिप्स जो वहां पे मंडरा रहे हैं उनके लिए है या चीनियों के लिए है? ये मैसेज किसके लिए है वहां पे, आप कमेंट्स में मेरे को लिख के बता सकते हैं। दुश्मनों पे भी नजर रखना चाहिए। चाइना और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है, वॉरियर 9 नाम है इसका।
ये जो एक्सरसाइज है सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, जहां पे दोनों पाकिस्तानी और चाइनीज ट्रूप्स करेंगे। पिछले साल ये पंजाब में हुआ था, इस बार उन्होंने लोकेशन अनाउंस नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान में ही कहीं तो यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे चाइनीज ट्रूप्स अभी आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 प्लेन्स लैंड हो चुके थे नूर खान में। खैर वो हमें नहीं पता कि उसमें ट्रूप्स थे कि कुछ और सप्लाईज थे। कंगलुओं ने आज भारत के खिलाफ नई साजिश और नई एलिगेशन स्टार्ट कर दी है। यूनस जो है, महाकंगलू जो है, उसने आज पिलखाना मैसेकर जो हुआ था 2009 में, उसके जो क्रिमिनल्स थे उसको आज उसने फैसिलिटेट किया। अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये डेली अपडेट वीडियो है, मेरे को और भी अपडेट से कवर करने के लिए, लेकिन छोटे से मैं बता दूं, अगर 2009 में विद्रोह हुआ था बांग्लादेश आर्मी के अंदर, जहां पे शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह के अंदर 70 बांग्लादेश आर्मी वालों को मार डाला था। बांग्लादेश का आर्मी जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड था, उन लोगों ने अपने ही साथियों को 70 बांग्लादेश आर्मी 60 बांग्लादेशी आर्मी को मार डाला था, कुछ 17 सिविलियंस को मार डाला था विद्रोह के अंदर, और उन लोगों को फांसी की सजा सुना दी थी शेख हसीना की गवर्नमेंट ने। तो उन लोगों को, जिन लोगों को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई थी, उन लोगों को आज जेल से बुला के मोहम्मद यूनुस ने आज उनको सम्मानित किया। तो ये, और उसने ये भी बोला कि देखो जी, भारत ने, देखो उस टाइम पे भारत के एजेंट्स काम कर रहे थे, हमने आज वो हिस्टोरिकल रॉन्ग को करेक्ट कर दिया है। ऐसा कंगलू ने नया प्रोपागेंडा यहाँ स्टार्ट किया है। और आज वैसे एक ये चीज़ रह गया था बोलना, बीएसएफ ने आज ऑपरेशन सिंदूर की बात की। भाई हर रोज़ कोई ना कोई, या तो नेवी वाला, आर्मी वाले, कोई तो मिनिस्टर्स, कोई तो ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ज़्यादा इस पे ये नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने आज हमारे बीएसएफ के जो कश्मीर फ्रंटियर के आईजी जो हैं अशोक यादव जी, उन्होंने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है इस समय चल रहा है, हम तैयार हैं वही चीज़ कंटिन्यू करने के लिए जो हमने पॉज लिया हुआ है। और पाकिस्तान के, उन्होंने ये भी बोला हमने कितने सारे पोस्ट डिस्ट्रॉय किए। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं, बर्फ गिरने के बाद जब मौसम खराब हो जाएगा विंटर में, वो आने की कोशिश करेंगे। ऐसा हाई अलर्ट इस समय में है बीएसएफ जम्मू एंड कश्मीर में। ये बात का खुलासा क्या है, इस समय हाई अलर्ट में है, बर्फ गिरने के टाइम पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है, ऐसा अशोक यादव जी ने कहा है। तो यहाँ पे बीएसएफ ने वापस बात किया। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, गवर्नमेंट में कोई तो है जो प्लान कर रहा है कि, देखिए ये लोग ऐसा नहीं है कि हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। कल हमारे बीएसएफ के दूसरे हमारे चीफ ने दिया था, राइट, और आज आई थिंक कल जम्मू के बीएसएफ के हेड ने दिया था, आज कश्मीर के साइड के दूसरे एरिया के बीएसएफ के हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। तो और नेवी चीफ ने भी तो कल बोला था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो आई थिंक देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी ओवर हियर कि एवरी डे, एवरी सेकेंड डे इसके बारे में बात किया जाए, बॉर्डर पे जो थ्रेट है उसके बारे में। अब इसके पीछे रीज़न क्या है ये आप सोच सकते हैं। रशिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। तजिकिस्तान के अंदर सोने के खान में जो पाकिस्तानियों ने चित्राल से ड्रोन्स लॉन्च किए थे, जो अफगानिस्तानियों ने बोला है, वो ड्रोन से जो 3 चाइनीज़ इंजीनियर्स की हत्या हो चुकी थी, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन रशिया कर रहा है, पाकिस्तानियों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और यहाँ पे रशिया पाकिस्तान का भी जो इक्वेशन है, इसके बाद में कुछ ये हो सकता है, क्योंकि याद रखिए तजिकिस्तान जो है रशिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाय है। वैसे आप लोगों को वापस बोल दूं, आज भी आसिम मुनीर के बाद का कोई अता पता नहीं है। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का भी वहाँ पे अता पता नहीं है, वो लंदन भाग के बैठा हुआ है। वो कंट्री इस समय कौन चला रहा है ये किसी को नहीं पता। हमारे पड़ोसी हैं, इसके लिए नज़र रखना पड़ेगा। लेकिन आज यूनाइटेड नेशंस ने जो कंसर्न दिखाया था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके खिलाफ आज पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, बोला कि भाई ये बेसलेस और अनवांटेड फियर है। हम लोग तो पूरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही सारी डिसीजंस लेते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये ऐसी झूठा रिप्लाई पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को दिया। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के साथ वर्ल्ड बैंक काम करता है, वही वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान को पैसे देता है, एटलीस्ट जो कमिटमेंट करता है। पूरा पैसा तो दिया नहीं है वैसे, लेकिन एटलीस्ट जब स्टेटमेंट्स देता है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे, तो वो वर्ल्ड बैंक क्या अभी पाकिस्तान को पैसे देगा एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप को? क्योंकि उसी का जो अंग यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है भाई यहाँ तो डेमोक्रेसी खतरे में है।
इमरान खान की बहन इंटरव्यू दे रही है, बोल रही है कि भाई हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। अब कुछ ऐसे अटकलें लगाए जा रहे हैं कि इमरान शाहबाज शरीफ जो है जानबूझ के वो दूर है, क्योंकि वो वो ये नोटिफिकेशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि आसिम मुनीर खुद ही इसको डिक्लेयर करे, क्योंकि आगे जाके अगर कुछ गलत होगा पाकिस्तान के साथ तो उसके लिए आसिम मुनीर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आसिम वो शायद मेरा ये मानना है कि शहबाज शरीफ शायद ये चाहता है कि भाई आसिम मुनीर, तेरे को अगर डिक्टेटर बनना है तो तू बोल देना माइक पे कि भाई मैं आज से डिक्टेटर हूँ, लेकिन तू मेरे से सर्टिफिकेट मत मांगना। ये बात वहां पे हुई है, ऐसा मुझे लगता है, या कुछ उनके बीच में कोई और चीज चल रही है। क्योंकि आर्मी के अंदर अभी जो खबर निकल रही है, विद्रोह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई जो एयरफोर्स, नेवी और बाकी सीनियर कमांडर्स आसिम मुनीर से काफी एक्सपेक्टेड है। वैसे आसिम मुनीर गायब है। गुजरात में जो रायसेन पकड़ा गया था टेरर अटैक करवाने के लिए, उससे रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है जयशंकर जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि भाई बायो टेररिज्म जो है वो बहुत ही सीरियस कंसर्न है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ये आज जयशंकर जी ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन में कहा। इंडोनेशिया के मिलिट्री के साथ भारत का जॉइंट एक्सरसाइज हो रहा है स्पेशल फोर्सेस का, गरुड़ा शक्ति। ये 12 दिसंबर तक होगा। देखिए, आप लोग में से बहुत लोग बोलते हो चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं। ये जो इंडोनेशिया के साथ स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज हो रहा है, आपको क्यों लग रहा है इंडोनेशिया का दुश्मन कौन है? ब्रह्मोस भी सप्लाई की जा रही है इंडोनेशिया को, बाय द वे, फिलीपींस के बाद में। फिलीपींस का दुश्मन कौन है? तो भारत भी यहाँ पे कर रहा है काफ़ी कुछ। साउथ वेस्टर्न कमांड ने आज एक्सरसाइजेस किए टैंक्स को लेके। देखिए, त्रिशूल एक्सरसाइज खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ही हैवी एक्टिविटी चल रहा है भारत के साइड में। ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए मैं ओपनली शेयर कर सकता हूँ इसके बारे में। और आज एक बहुत, जो लोग को मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें पसंद है उनके लिए गुड न्यूज़ है। भारत ने कोप केजेस की डेमोन्स्ट्रेशन की है। कोप केज क्या होता है, मैं आपको जस्ट बता दूं कि ये टैंक होता है, उसके पीछे आजकल नेट लगने लगे हैं, क्योंकि ड्रोन से टैंक्स को हिट किया जा रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट से देखा गया था कि कैसे, इनफैक्ट रशिया यूक्रेन में भी कैसे ड्रोन्स जो हैं टैंक को चित कर देते हैं, राइट, एक्सपेंसिव टैंक्स को, क्योंकि टैंक्स तो स्लो मूविंग होती हैं। तो इसलिए ऊपर अभी केजेस बनाए जा रहे हैं टैंक के ऊपर। और भारत ने भी रशिया यूक्रेन के युद्ध को देख के सीख लिया। देखिए, भारत में चीज़ें थोड़ी देरी तरीके से होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो भारत सीख चुका है और भारत ने डिप्लॉय भी कर दिया है, और आज उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया है भारत ने कि भाई कोप केजेस जो हैं डिप्लॉयड है दुश्मनों के ड्रोन्स के खिलाफ। आज थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने वियॉन न्यूज़ को कंफर्म किया है कि भाई इंडिया म्यांमार थाईलैंड का जो हाईवे बन रहा है उसमें भारत का जो पार्ट है वो तो ख़त्म कर दिया भारत ने। जी हाँ, और थाईलैंड का पार्ट है वो भी काफ़ी हद तक थाईलैंड ने ख़त्म किया है, ऐसा उसने कहा है। लेकिन जो बीच का म्यांमार वाला हिस्सा है वो, उसमें काम रुका हुआ है, ऐसा ये फॉरेन मिनिस्टर ने, शिहासक जी ने कहा है। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने म्यांमार की हुंता के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे अगस्त के महीने में निकाल दिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अब म्यांमार हुंता के साथ अचानक थोड़ा काम करने लगा है। देखिए, उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अराकान आर्मी को हटाना चाहता है जो चाइना बैक्ड है इस समय। वैसे तो अराकान आर्मी भारत के साथ भी काम करता है, वो सब कुछ एक लंबी कहानी है, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर 3 वीडियो बना दिए हैं, जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि म्यांमार की हुंता जो है उसने सेंध लगा के रख दिया है भारत, म्यांमार और थाईलैंड के हाईवे को लेके। क्योंकि म्यांमार की हुंता इस समय ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन है भारत का, लेकिन उसके ऊपर भी प्रेशर है यूएस के तरफ से और इवन चाइना के तरफ से भी। तो यहाँ पे हमने जो पैसे डाले हैं यहाँ पे इंडिया म्यांमार, हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, वो अटका पड़ा हुआ है इस समय। तो डिप्लोमेटिकली या मिलिट्रीली कुछ तो यहाँ पे भारत को करने की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान से आने वाले सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बैन कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर कीड़े मिल रहे हैं और केमिकल्स मिल रहे हैं। एक वीडियो सामने आई है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। यूनस के खास लोग जो रेडिकल्स जो स्पीचेस दे रहे हैं उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ लोग वहाँ पे नारे लगा रहे हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पे डेवलप होते हुए हमें दिख रहा है। इजराइल ने आज बोला है कि जी भारत जो है वो अगर हमास को टेररिस्ट ग्रुप रिकग्नाइज कर देगा तो बहुत ही अच्छा है यार, ऐसा इजराइल के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन जो आईडीएफ के हैं, उनके डिफेंस फोर्सेस के, उन्होंने कहा। देखिए यहाँ पे क्या है, कल तक तो इजराइल ने लश्कर तैयबा को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना नहीं था, वो तो रिसेंटली उन्होंने माना है।
तो बोथ वे से अगर भारत ये करेगा तो भारत को मिलेगा क्या रिटर्न में? क्योंकि आजकल देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा इसराइल का जो हमारा पार्टनरशिप कुछ कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ काम तो कर रहा है इसराइल आजकल गाजा के अंदर, तो कुछ कंसेशंस भारत को भी यहाँ मांगने चाहिए अगर ये चीज़ वो चाहता है इसराइल। ऑयल टैंकर्स जो हैं जामनगर के रिफाइनरी में मस्त आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बेटा विजिट किया था जामनगर में। अब आई डोंट नो, मैं कोई इसके आगे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि जी अचानक जो ऑयल रिफाइनरीज जो हैं सैंक्शंस के बाद भी आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय क्या हफ्ता वसूली कर रहा है रेड सी के अंदर कि भाई मैं दादा हूँ और अगर इस इलाके में रहना है तो भाई हफ्ता दे दो और पैसे दे दो और ये कर लो। ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा। हमारे डीआरडीओ ने आज बहुत बड़े कदम उठा लिए हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनफैक्ट आज कुछ बहुत बड़े चीज़ें अनाउंस किए हैं। 2000 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और उनको सपोर्ट दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो का भी बनाऊंगा क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको छोटी सी चीज अपडेट दे देता हूँ। 2000 जो प्राइवेट सेक्टर को फटाफट ताबड़तोड़ माल बनाने के लिए बोला जा रहा है। पेटेंट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है फुल दिए जा रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा। और जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं डीआरडीओ के पूरे इंडिया में 25 लैब्स हैं, वहाँ पे फ्री में एक्सेस दिया जा रहा है कि भाई आप लोग को अगर कुछ टेस्टिंग करना है तो हमारे लैब में कर लो, बस भारत को फटाफट मिलिट्री माल बना के दे दो। इसी पॉइंट के अंदर मैं आपको बोल दूं, आज पार्लियामेंट में माना जा रहा है कि 20% जो है वो भारत का डिफेंस स्पेंड बढ़ाने की बात की जा रही है अगले साल। जी हाँ, 20% इंक्रीमेंट, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट। क्या भारत तैयारी कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट का? आज वैसे तो मैं रशिया यूक्रेन के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि उसमें नई अपडेट नहीं, लेकिन आज नेटो का एक चीफ ने बोला है भाई हम रशिया के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी के लिए हम ओपन है, मतलब करने के लिए ओपन है। आज नेटो का मिलिट्री एक सीनियर कमांडर ने बोला है, तो यहाँ पे गर्मा गर्मी बढ़ रही है। देखिए आप लोगों को ना इसके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन छोटा अपडेट देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। चाइना ने 2nm का जो चिप होता है ना, सेमीकंडक्टर चिप, वो बना लिया है DUV प्रोसेस से। जैसे मैंने कहा, इसको डिटेल आप अभी मत सोचो। DUV आप ये मान लीजिए सस्ता प्रोसेस है और इजी टू इजी प्रोसेस है। EUV प्रोसेस जो है, जो ताइवान बनाता है चिप्स, वो महंगा है और कॉम्प्लिकेटेड है। तो चाइना ने 2nm मतलब लेटेस्ट सेमीकंडक्टर चिप को एकदम सस्ते तरीके में बना लिया है, एकदम आसान तरीके से बना लिया है। ये भारत के लिए डेंजरस क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस समय चाइना का भी वैसे तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कम हो गया है ताइवान के ऊपर, वो अपनी चिप्स खुद ही बनाता है। लेकिन ये न्यूज़ के बाद में चाइना अगर 100% से आत्मनिर्भर बन गया तो भाई उसके बाद में वो, उसको ताइवान की फिक्र नहीं है, ना उसको किसी की फिक्र है, वो खुद अपने चिप्स बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है उसको शी जिनपिंग ने ज़्यादा सीरियसली ले लिया, हमारे भारतीयों से भी ज़्यादा, और अब वो आत्मनिर्भर बन रहा है चिप्स को लेके। और जैसे ही वो आत्मनिर्भर बन जाएगा तो आप समझ लीजिए वो क्या कर सकता है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम धमकी दे दी है वेनेजुएला के मदुरो को। खुलेआम उसने बोला है, मैंने वेनेजुएला के निकोलस मदुरो से बात किया फ़ोन पे, और ये उसका स्टेटमेंट है इंटरव्यू में। वो बोल रहा है कि ट्रंप जो है वो बोल रहा है कि भाई मैंने मदुरो को बोला, या तो आप खुद को बचा लो, अपने फैमिली को बचा लो और यहाँ से भाग जाओ वेनेजुएला से, या हमारे साथ जंग करो। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है और खुलेआम यहाँ पे जंग की धमकी दी जा रही है। और जो मदुरो की जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने आज बोला है यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमारे वास्ट ऑयल रिजर्व्स जो वेनेजुएला के अंदर है उस पे कब्जा करने के लिए हम पे हमला करने वाला है, डेमोक्रेसी लाने के लिए नहीं। ये बात वेनेजुएला की जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने बोला है आज। तो वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इस समय वेनेजुएला लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि मदुरो की हालत सद्दाम हुसैन जैसी होगी कि वेनेजुएला का आउटकम जो है थोड़ा ज़्यादा बेटर निकलेगा। तो वेनेजुएला के ऊपर हमला, मुझे लगता है पूरे दुनिया के जो लोगों को ज़्यादातर मानना ये है कि अभी हो जाएगा गेम उनका, और मदुरो का क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। वैसे खबर यह आ रही है कि टर्की को से वो बात कर रहा है असैलम के लिए अगर जाना पड़ा उसको। लेकिन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जो मुकोटा है वो हटा दिया है।
मतलब वो खुलेआम लूट कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ट्विटर में इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स को। अभी ये वीडियो का भी आप कमेंट्स देखिए, यूएस के जो लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं वो सब यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है उनका देश गलत काम कर रहा है, एक दूसरे देश को तेल लूटने के लिए अटैक कर रहा है। और लेकिन जो गोरे लोग होते हैं वो अपना सही कलर अभी दिखा रहे हैं। गोरे लोग ऐसे ही होते हैं। आज उनकी जो मानसिकता है वो एक्सपोज हो रही है। आप देखिए कोई भी वेनेजुएला के वीडियो में कमेंट्स में आप यूएस के लोगों का रिप्लाई देखिए, कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई हाँ होंगे इक्का दुक्का एक्सेप्शन लोग, लेकिन सब लोग यही बोल रहे हैं यूएस के अंदर, जी हम ट्रम्प को सपोर्ट करेंगे, वो वेनेजुएला हमें हरा नहीं सकता। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि भाई हम उस देश पे क्यों हमला कर रहे हैं इस समय। और ड्रग्स की बात अगर है तो ड्रग्स को अगर रोकना है तो फिर तो आप बोट्स को तो वैसे भी अटैक कर रहे हो ना, उसके लिए आपको वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करने की क्या जरूरत है। और पाकिस्तानियों की हालत खराब हो रही है। अफगान के साथ ट्रेड बंद होने के बाद अब उनको यूरोप में भी बैन किया जा रहा है, तो भारत के साथ ऑलरेडी पंगा लेके बैठ गए, तो इकोनॉमी यहाँ पे खराब ही होते हुए दिख रही है। सुखूर एयरबेस में जहाँ पे भारत ने हमला किया था वहाँ पे रिपेयरिंग अभी चल रही है, डिमोलिशन और क्लीन अप का प्रोसेस अब जाके चालू हुआ है। अब टर्की का एक बैरक्तर का एक एयर टू एयर मिसाइल उन्होंने टेस्ट किया है। बहुत लोग रो रहे हैं कि भाई भारत क्या कर रहा है, ये है वो है। देखिए इसमें क्या है ना, अब हर छोटी न्यूज़ के ऊपर हमें आजकल इंटरनेट है तो हम रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन तो ये थे आज के अपडेट्स। देखिए इस समय मैं आपको ये बोलूँगा कि चाइना जो है काफ़ी देखिए चाइना पे अभी हमें कभी भी भरोसा तो वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन दे स्ट्राइक व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। 1962 में जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे भारत के अंदर, जब वो विजिट भी किए थे चाइना के का जो था लीडर, और उसके बाद तुरंत उन्होंने हमला कर दिया। तो इस टाइम पे एससीओ समिट में उन्होंने थोड़ा दोस्ती का हाथ दिखाने की कोशिश की, और चाइना इस समय जानता है कि भारत को घेरा जा रहा है ट्रम्प के द्वारा, और पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है। भारत के खिलाफ इस समय टर्की खड़ा हुआ है, और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक कर चुका है। तो आप अगर चाइना के एंगल से सोचेंगे तो हो सकता है दिस इज़ द वल्नरेबल टाइम फॉर इंडिया, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे हमारे जो नेवी चीफ जो थे वो यूएस में थे, राइट। एक हफ्ता वो यूएस में बिता के आए, जबकि इतना गर्मा गर्मी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में। इस गर्मा गर्मी के बीच में भी हमारे नेवल चीफ ऑफ स्टाफ उनके डेलीगेशन के साथ यूएस में सीनियर कमांडर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारत भी ये जानता है कि पाकिस्तान की तरफ देखते देखते कहीं ये ना हो कि नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कंगलू और पाकिस्तान तो छोड़ो, कहीं चीन के साथ ना हो जाए। तो ये भी एक चीज़ है, हमारे नेवी चीफ का विजिट करना यूएस में इस टाइम पे, और चाइनीज़ स्पाई शिप्स का आना, और आज ब्रह्मोस का टेस्टिंग करना, और वापस भारत का नो टाइम इशू करना, ये सारी चीज़ें हमें ये भी दिखाती हैं कि यहाँ अलग डायमेंशंस भी हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे ही ट्रैक करते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।